नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार आज खत्म हो जाएगा। सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। तेजस्वी यादव के दोहरा शतक पूरा करने पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया है और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया है। तो दरअसल तेजस्वी यादव की सभा में मुकेश सहनी अक्सर साथ में मौजूद रहे हैं। तो 200 जनसभाएं पूरी होने पर यहां पर हेलीकॉप्टर में केक काटा गया है और केक कटिंग अब कहा ऐसा जा रहा है कि केक कटिंग तो बहाना है, विरोधियों पर निशाना है, क्योंकि यहां पर मुकेश सहनी ने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने दोनों ने मिलकर के एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। तो देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे आसमान में उड़ते हुए एनडीए पर हमला बोलते हुए यहाँ पर 200 जनसभाएं पूरी होने पर केक काटते हुए दोनों नेता दिख रहे हैं। आपको 200 का केक का कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। ये हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। अच्छा। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। ये मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव के केक कटिंग पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि यही फर्क है एनडीए नेताओं और इंडिया अलायंस के नेताओं में। ये लोग जनता से ऊपर अपने आप को देखते हैं। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को इससे भी बड़ा जश्न होने वाला है। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जनता से वो कोसों दूर जा चुके हैं और जनता उनके इस तरह के व्यवहार से प्रसन्न नहीं दिख रही है। जनता तो नीचे धरती पर रहती है, जनता नीचे देखती है और ये लोग आकाश से जनता को देखते हैं। यही फर्क है एनडीए नेताओं में और इनमें। पिछड़ा और अति पिछड़ा अपने काम का अगर केक काट के हेलीकॉप्टर में जश्न मना रहा है तो स्वाभाविक तौर से कुछ लोगों को मिर्चा लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो अभी ट्रेलर है। 4 जून को ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और उन लोगों को भी बुला के केक खिलाया जाएगा। अब इस तरह के वीडियो से श्री मुकेश सहनी जी कह रहे हैं विरोधियों को मिर्ची लगती है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी, गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के भतीजे अमर दयाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमर दयाल सिंह ने बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। बक्सर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी से उम्मीदवार हैं। अब बीजेपी में आते ही अमर दयाल सिंह ने जगदानंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। अमर दयाल सिंह ने कहा है कि उनके पिता का नाम बेचकर फसल काटने वाले लोग आज आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग, उनका नाम बेचकर फसल काटने वाले लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए वोट मांगने आ रहे हैं।
आज से 35 साल पहले स्थापित पिताजी की मूर्ति के ऊपर जो माला नहीं डालता है, जो उस प्रतिमा का सम्मान नहीं करता है, आज वो किस मुंह से पिताजी के नाम पर वोट मांगने का अधिकारी है। महान समाजवादी 1977 में बिहार के सिंचाई मंत्री रहे, 21 महीने सिंचाई मंत्री रहे सच्चिदानंद सिंह का पुत्र अमरदयाल सिंह। मैं राजनीति में एकमात्र सक्रिय व्यक्ति हूं अपने परिवार से, और मैं आपसे निवेदन करता हूं किसी झांसे में, किसी बहकावे में, किसी भ्रम में न आए, क्योंकि सच्चिदा बाबू के वोटों का, सच्चिदा बाबू की विरासत का अधिकार आज उन लोगों को नहीं है जो लोग उनके नाम पर वोट मांगते फिर रहे हैं। साथियों, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। सारण जिले में चुनावी हिंसा के बाद बिगड़े माहौल को देखते हुए इंटरनेट बैन की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। पूरे जिले में 25 मई तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं छपरा में हुए मतदान के दौरान और उसके बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने आरजेडी और बीजेपी के कई समर्थकों पर केस दर्ज किया है। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ भी नगर थाने में केस दर्ज किया गया। रोहिणी पर हंगामा करने और मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा है। तो वहीं गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी नेता रामाकांत सिंह और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि गोलीबारी में आरजेडी समर्थक की मौत हो गई थी। तो बूथ पर हंगामा करने का और मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा रोहिणी आचार्य पर। आपको बता दें कि इस घटना के बाद वहां पर स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और इंटरनेट सेवा बंद की अवधि 2 दिन और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। रांची से ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर यह एफिडेविट दायर किया गया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को हेमंत सोरेन का करीबी बताया गया। मनरेगा घोटाले में निलंबित हैं आईएएस पूजा सिंघल। सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ 76 लाख मिले थे। कैश में हेमंत सोरेन के हिस्से का भी दावा। अवैध खनन में गिरफ्तार पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। तो ईडी ने ये खुलासे किए हैं, तो इसी को लेकर के एफिडेविट दायर किया गया है। एक तरफ ग्रामीण विकास विभाग में फैले टेंडर कमीशन को लेकर ईडी की जांच जारी है, तो वहीं इससे गठबंधन सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के मामले में भी अब नया मोड़ सामने आ गया है। ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कई बातों का जिक्र है। भले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में हुई हो, लेकिन जो जांच का दायरा है वो कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, जिसमें कि मनरेगा के साथ साथ अवैध खनन और टेंडर कमीशन की कमीशनखोरी को लेकर भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें उनकी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर पूजा सिंघल से उनके करीबी संबंध बताए गए थे और साथ ही बता दें कि जो सीए पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार थे, उनके आवास से जो 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे, उसमें से एक बड़ी रकम जो थी वो हेमंत सोरेन के को जानी थी। इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट को दी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गृह विभाग में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो रहा था, उसमें राजीव अरुण एक्का और इसके साथ ही विशाल चौधरी का भी नाम सामने आया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की जो जांच है उसमें क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आते हैं और हेमंत सोरेन की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं। तो दूसरी तरफ जो आलमगीर आलम हैं, उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कई अहम खुलासे ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में किए जा रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात कर लेते हैं नेता आलमगीर आलम की। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ का सिलसिला अगले 5 दिनों तक जारी रहने वाला है। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाता था। सबसे अहम खुलासा यह है कि आरोपी संजीव लाल
और जहांगीर आलम मंत्री के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। और इन सब के बीच अब ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी समन जारी कर दिया है। 24 मई को पूछताछ के लिए मनीष रंजन को बुलाया गया है ईडी दफ्तर। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, तो ऐसे में मुश्किलें आलमगीर आलम की बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अब बात बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की करते हैं। हजारीबाग सीट से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वोट नहीं करने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। बीजेपी नेता ने अपने जवाब में लिखा कि पार्टी ने 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मैंने 8 मार्च 2024 को उन्हें बधाई दी, जो मेरे स्पष्ट समर्थन का ही सबूत था। ये सब सोशल मीडिया पर है, जो पार्टी के फैसले के प्रति मेरे समर्थन को भी दिखाता है। और इस बीच अगर पार्टी चाहती थी कि मैं चुनावी गतिविधियों में भाग लूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। तो देखिए, अब वोट शोकॉज नोटिस का जवाब दिया है जयंत सिन्हा ने। 2 पन्नों में इसका जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। वोट नहीं देने के आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि मैंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। बीजेपी ने सांसद जयंत सिन्हा को शोकॉज नोटिस दिया था और ऐसे में इसका जवाब भी दिया गया। जयंत सिन्हा ने 2 पन्नों में इसका जवाब दिया और वो भी आपको बता दें कि इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। जयंत सिन्हा ने कहा, मैंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। तो देखिए, छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बिहार की 8 सीटों के लिए आज शाम को ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो देखिए, वाल्मीकि नगर में यहाँ पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी होने वाला है। दीपक यादव का मुकाबला यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार से होने वाला है। तो देखिए, 25 मई को छठे चरण में 8 राज्य के 7 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी राधा मोहन सिंह का मुकाबला वीआईपी के राजेश कुमार से होने वाला है। ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। बात करें अगर पश्चिम चंपारण की, तो देखिए पश्चिम चंपारण में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखा जाएगा। संजय जायसवाल का यहाँ पर मुकाबला मदन मोहन तिवारी से होने वाला है और ये भी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। संजय जायसवाल का मुकाबला मदन मोहन तिवारी से। अगर बात कर लीजिए शिवहर की, तो यहाँ पर देखिए जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद होंगी और इनका मुकाबला होगा आरजेडी की ऋतु जायसवाल से। ये भी बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और बात करें अगर सिवान की, तो देखिए सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा, इनका मुकाबला आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी और एक इंडी गठबंधन की इना शाह भी होगी। तो आपको बता दें, वैशाली की अगर बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए एलजेपीआर की वीणा देवी, इनका मुकाबला होगा मुन्ना शुक्ला से, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और अब बात कर लेकर गोपालगंज की, तो देखिए गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार चंचल पासवान से होने वाला है। तो ये भी गोपालगंज का मुकाबला भी दिलचस्प होगा। देखिए महाराजगंज की अगर बात कर लें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल होंगे, जिसका मुकाबला होगा कांग्रेस के आकाश सिंह से। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन के लिए चुनाव प्रचार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश भर में एनडीए 400 से अधिक सीटें भी जीत रहा है। पूरी तरह से मोदी जी के गारंटी पर लोगों को विश्वास है और 40 के 40 सीट इस बार बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है और मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 400 सीट से ऊपर आने जा रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।